गायत्री कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान विषय में हम हमारे भारतीय राजस्व से संबंधित टॉपिक है हमारा गठबंधन सरकार है, अर्थात मिलीजुली सरकार है, कोalition गवर्नमेंट। हमने हमारी पिछली कक्षा में स्पष्ट किया था इसके सामान्य अर्थ के बारे में कि दो या दो से अधिक राजनीतिक दल में किसी प्रकार का सरकार का जो गठन किया जाता है वो एक प्रकार से कोalition गवर्नमेंट अर्थात मिलीजुली सरकार कही जाती है। हमने ये भी देखा था कि ये जो मिलीजुली सरकारें निर्मित की जाती है वो किसी प्रकार के गठबंधन या एक समूह संगठन जो चुनाव से पहले या चुनाव के बाद इसके विभिन्न प्रकार का जो संरचनात्मक स्ट्रक्चर होता था हमने पिछली कक्षा में हमने स्पष्ट किया तथा ये भी देखा कि ये जो मिलीजुली सरकार होती है उनके क्या क्या लक्षण क्या क्या विशेषताएं होती हैं। आज हम देखेंगे कि जो ये मिलीजुली सरकारें होती हैं इनके या संयुक्त सरकारें जो बनती हैं इनके क्या क्या प्रतिमान है, क्या मॉडल है, किस प्रकार से ये किस मॉडल के आधार पर ये काम करती हैं, किस प्रकार से इनका गठन किया जाता है, इन सभी प्रतिमानों का मॉडल का हम आज देखेंगे, स्पष्ट करेंगे। ठीक है कि मिलीजुली सरकार के कितने प्रकार के प्रतिमान हो सकते हैं जिनके आधार पर ये गठित किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं एक दल की प्रधानता वाला गठबंधन, यानी एक ऐसा गठबंधन जिसमें एक दल सबसे ज़्यादा प्रधान और श्रेष्ठ छोटे दल उसके साथ हो। तो एक दल की प्रधानता वाले गठबंधन में क्या होता है समझिए आप। सबसे पहले स्पष्ट करते हैं कि इस प्रकार का जो गठबंधन होता है एक राजनीतिक दल की प्रधानता होती है, यानी उस राजनीतिक दल में दो से ज़्यादा कितनी भी हो सकते हैं, 10, 15, 20, 25, 30 चाहे इतने दल हो सकते हैं, लेकिन उन सभी दलों में से कोई एक दल ऐसा होता है जो सबसे प्रधान होता है, उसके पास सबसे ज़्यादा अपनी शक्ति होती है और सबसे ज़्यादा उसकी सदस्य संख्या होती है। ठीक है, यानी उस एक दल की प्रधानता वाले गठबंधन का प्रतिमान का तात्पर्य यही है कि इसमें एक दल प्रधान होता है और एक या अधिक छोटे दल राजनीतिक उस प्रमुख दल के साथ जुड़ जाते हैं, उसके साथ शामिल हो जाते हैं। ये छोटे राजनीतिक दल सरकार के जीवन और कार्यक्रम को प्रभावित तो करते हैं लेकिन नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। अब ये जो छोटे छोटे दल उसके साथ जुड़ जाते हैं ना इस मॉडल में, और वो सरकार के कामकाज को प्रभावित करते हैं। ठीक है, कोई मतलब कभी भी मान लिया कि समर्थन वापस ले लिया तो सरकार अल्पमत में आ जाती है, या किसी काम को प्रभावित करना है तो इतना तो कर लेते हैं, लेकिन अगर वो चाहें कि सरकार पर अपना पूरा नियंत्रण स्थापित करें तो ऐसा कदापि इस मॉडल में नहीं हो पाता। वो सरकार को किसी भी प्रकार से नियंत्रित नहीं कर पाते। सामान्य स्थिति ये होती है कि छोटे राजनीतिक दलों के सरकार से अलग हो जाने पर भी सरकार बनी रहती है। अब कई बार ऐसा होता है कि कोई छोटे छोटे दल अलग भी हो जाएं तो भी सरकार के जीवन काल पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता, सरकार बनी रहती है। मिलीजुली सरकार का ये प्रतिमान कुछ अर्थों में एक दलीय सरकार के समान आचरण करता है, यानी जो मिलीजुली गवर्नमेंट है, मिलीजुली सरकार है, ये जो प्रतिमान है कुछ अर्थों में देखा जाए तो एक दलीय सरकार के समान आचरण करती है। जिस प्रकार से वन पार्टी डोमिनेंट गवर्नमेंट होती है उसी प्रकार से आचरण करती है। उनको पता है कि इससे कुछ दो दल इस तरफ हो जाए, दो दल इस तरफ हो जाए, कोई हमारे जीवन पर असर नहीं पड़ेगा, सरकार के कार्यकाल पर असर नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार के जो मतलब मॉडल होता है तो उसमें जो सत्ताधारी दल होता है वो एक दलीय सरकार के समान आचरण करते हैं, और विशेष रूप से ये स्थिति उस समय होती है जो मिलीजुली सरकार के नेतृत्व एक शक्तिशाली राजनीतिक व्यक्तित्व के द्वारा किया जा रहा है। अब सबसे बड़ी चीज़ है, भारत जैसे देश की अगर बात करें तो भारत की राजनीति हमेशा व्यक्तित्व के आधार पर रही है कि भारत में जो भी कुशल राजनेता हैं, एक करिश्माई नेतृत्व वाले कोई भी है प्रधानमंत्री, तो पूरी पार्टी मतलब उसके नाम से जानी जाती है, उस पार्टी के पीछे, उस व्यक्ति के पीछे उसको वोट मिला होता है। आप देखते हैं कि नेहरू हो, इंदिरा हो, वाजपेयी हो या नरेंद्र मोदी हो वर्तमान में, अब इनकी व्यक्तित्व की एक अपनी जो इमेज और छाप है वो सब कुछ बहुत कुछ प्रभावित करती है। तो कई बार ऐसा होता है कि इस प्रकार की जो मिलीजुली सरकार होती है तो उसमें एक कुछ शक्तिशाली राजनीतिक व्यक्तित्व होता है, तो सब कुछ उसी के इर्द गिर्द ये सब कुछ चलता है। आप देखेंगे 1981-2003 के वर्षों में ज्योति बसु के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल की मिलीजुली सरकार इसी प्रतिमान का उदाहरण है। आप देखेंगे ज्योति बसु बहुत ही लंबे समय तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रही। अब ये साम्यवादी सरकार थी लेकिन मिलीजुली सरकार थी, प्रॉपर ढंग से नहीं, लेकिन इनका जो व्यक्तित्व इतना था, कुशल करिश्माई प्रवृत्ति का एक नेतृत्व था, तो लोग ज्योति बसु को बहुत पसंद करते थे। जब भी चुनाव होते थे ज्योति बसु को
अपना उसमें सरकार बनाने का अवश्य मौका मिल जाता और लंबे समय तक मुख्यमंत्री भी बंगाल के रहे। तो एक दल की प्रधानता वाला जो गठबंधन का जो प्रतिमान है उसमें ये बिल्कुल पश्चिम बंगाल का जो उदाहरण है मिलीजुली सरकार का, ये बिल्कुल उस पर सटीक बैठता है, फिट बैठता है। ठीक है, तो ये हो गया एक दल की प्रधानता वाला गठबंधन हो गया। अब है लगभग समान शक्तिशाली परस्पर दो विरोधी गठबंधन, यानी एक समान शक्तिशाली दो ऐसे गठबंधन जो परस्पर विरोधी हो। देखिए, अब ये जो गठबंधन है सामान्यतः चुनाव के पूर्व ही बन जाते हैं। जिस भी राज्य में या अपने आम चुनाव, देश के लोकसभा के चुनाव होते हैं या राज्यों की विधानसभा के चुनाव, तो उसमें यह होता है कि चुनाव से पूर्व ही गठबंधन बन जाते हैं। समान विचारधारा, समान साझे कार्यक्रम या समान मत वाले जो भी राजनीतिक दल हैं अपना एक गठबंधन बना लेते हैं और फिर गठबंधन में शामिल होकर चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, तो जो आप देखते हैं कि चाहे केंद्र की राजनीति हो, राज्यों की राजनीति हो, चुनाव से पूर्व इस प्रकार के दो गठबंधनों में बढ़ जाती है। आप देखते हैं कि केरल की राजनीति इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। केरल की राजनीति के दो गठबंधन हैं, एक है संयुक्त लोकतांत्रिक गठबंधन जिसका नेतृत्व कांग्रेस करती है, दूसरा है संयुक्त वाम मोर्चा गठबंधन जिसका नेतृत्व सामान्यतः मार्क्सवादी दल के द्वारा किए जाते हैं। इस स्थिति में सामान्यतः जनता ही निर्णय देती है कि किस गठबंधन को सत्ता प्राप्त होगी। कुछ अर्थों में दोनों गठबंधनों की स्थिति द्विदलीय व्यवस्था के समान कार्य करती है। अब केरल में ये स्थिति बनी हुई है कि एक गठबंधन कांग्रेस समर्थित है, एक गठबंधन वामपंथियों अर्थात मार्क्सवादियों द्वारा समर्थित है। अब वहाँ पे इस प्रकार की परिपाटी बन गई है जिस प्रकार से अमेरिका, ब्रिटेन की तरह जैसे द्विदलीय पार्टी सिस्टम है ना, उसी प्रकार का कि एक बार ये इस प्रकार से। तो ये जनता तय करते हैं कि अब की बार कौन से गठबंधन को जिताना है, कांग्रेस वाले गठबंधन को या फिर मार्क्सवादी वाले गठबंधन को। तो इस प्रकार से चलता रहता है। तो लगभग यूँ कह सकते हैं कि दोनों ही गुट एक समान शक्ति बराबर रखते हैं। ऐसा नहीं है कि एक कमजोर पड़ गया दूसरा शक्तिशाली हो गया, ऐसा भी नहीं। बराबर की शक्ति, बराबर के प्रतिद्वंदी राजनीतिक दल जो इस प्रकार का काम करते हैं, ये कहलाता है मॉडल लगभग समान शक्तिशाली परस्पर विरोधी गठबंधन, ये पाया जाता है। तीसरा जो प्रतिमान पाया जाता है वो है निषेधात्मक आधार पर गठित अनेक राजनीतिक दलों का गठबंधन। निषेधात्मक आधार पर गठित अनेक राजनीतिक दलों का गठबंधन। इसमें क्या होता है, देखो अनेक राजनीतिक दलों का गठबंधन ऐसा है कि जिसमें भागीदारी दल किसी अन्य राजनीतिक दल को अपना समान और शक्तिशाली शत्रु मानते हैं और उस शक्तिशाली शत्रु को सत्ता से दूर रखने के लिए गठबंधन की राजनीति को बनाते हैं। इस प्रतिमान को सामान्य मिलीजुली सरकार के भागीदारी दलों के मध्य समान राजनीतिक विचारधारा तत्व तो बिल्कुल नहीं होता है। मतलब नाम में आ गया निषेधात्मक आधार पर। क्या होता है, ऐसे अनेक राजनीतिक दलों का ऐसा गठबंधन होता है, ये विभिन्न राजनीतिक दलों का ऐसा एक समूह होता है जिसमें जो भी भागीदार दल है किसी अन्य राजनीतिक दल को अपना समान और शक्तिशाली शत्रु मानते हैं। यानी जो भी इस सत्ता प्राप्ति के लिए जो भी भागीदार दल है उसको एक प्रकार का इक्वल और बहुत ही मजबूत शत्रु मानते हुए कि ये सत्ता प्राप्त कर सकता है। बस अब मुझे क्या करना है, कुछ शक्तिशाली शत्रु को सत्ता से दूर रखने के लिए गठबंधन की राजनीति को अपनाकर उससे सत्ता प्राप्त होने से रोकना है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो गठबंधन है वो ये निषेधात्मक आधार पर गठित होते हैं कि बस कुछ भी करो, किसी भी ये प्रकार सत्ता से बेदखल रखो उसको। चौथा जो प्रतिमान है वो है राष्ट्रीय सरकार का प्रतिमान। देखिए, एक प्रकार का राष्ट्रीय सरकार का रूप होता है। इस राष्ट्रीय सरकार का गठन सामान्यतः राष्ट्रीय संकट, यानी राष्ट्रीय संकट कैसा भी कि कोई बाहरी आक्रमण हो गया या अत्यंत गंभीर चुनौती आ गई, इसका सामना करने के लिए राष्ट्रीय सरकार का गठबंधन किया जाता है। राष्ट्रीय सरकार में देश के सभी प्रमुख राजनीतिक दल शामिल होते हैं। आप देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन में राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ था और भारत में राष्ट्रीय सरकार गठन के समय कुछ परिस्थितियों में, जैसे आप देखते हैं 1979 में, 96 में, 97 में विभिन्न स्तरों पर चली, लेकिन अब तक कभी भी राष्ट्रीय सरकार का गठन बिल्कुल भारत में नहीं हुआ। ठीक है, 12वीं, 13वीं, 14वीं और 15वीं लोकसभा चुनाव के बाद भारत की जो केंद्रीय स्तर की जो मिलीजुली सरकार का जो गठन हुआ वह कुछ बातों की दृष्टि से मिलीजुली सरकारों के इन प्रतिमानों से अलग हटकर है। आप देखते हैं कि 16वीं लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को भारी सफलता मिली।
भाजपा ने खुद अकेले 282 सीटों पर विजय प्राप्त की और ये अपने 17 लोकसभा के चुनाव देखे हैं तो इसमें भी 2019 में भाजपा को 300 के करीब 300 ऊपर सीटें उनको मिली। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि वर्तमान 2 लोकसभा के जो पिछले और वर्तमान में जो चुनाव हुए, इससे उस गठबंधन के साझेदारियों के मनमानी और दबाव को नहीं झेलना पड़ेगा, ये स्पष्ट होता है। ठीक है, तो ये प्राय जो मिलीजुली सरकारों में, जो गठबंधन सरकारों में जो प्रतिमान दिखाई देते हैं अलग अलग स्तर पर, हमने उनका अध्ययन किया, स्पष्ट किया और समझा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भारतीय राजनीति और मिलीजुली सरकार है। आप देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर वर्तमान तक जिस प्रकार से हमारे भारतीय राजनीति में और जो दौर आए मिलीजुली सरकारों का किस प्रकार से क्या है, उसको अपन विभिन्न चरणों में, काल में देख के उसको अध्ययन करेंगे। देखिए, सामान्यतः ये सोचा जाता है कि द्विदलीय व्यवस्था में एक दलीय सरकार का गठन होगा। सिंपल सा माना जाता है कि अगर द्विदलीय व्यवस्था है तो उसमें 2 पार्टी हैं, तो तय है कि एक दलीय व्यवस्था मतलब एक दलीय सरकार का गठन होगा किसी एक दल को जो चुनाव में जीत मिलेगी उसी के आधार पर उसका मतलब सरकार का गठन होगा। अब बहुदलीय व्यवस्था में किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न होने के कारण मिलीजुली सरकार का गठन करना होता है। अब जहाँ पर द्विदलीय न होकर बहुदलीय व्यवस्था है तो वहाँ पर किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता ना, तब क्या करें, सरकार तो बनानी होगी, तब फिर बनाई जाती है मिलीजुली सरकार। ठीक है, अब भारत लंबे समय तक इस सामान्य नियम का जबरदस्त तरीके से अपवाद रहा और इस स्थिति का कारण था कि भारतीय बहुदलीय व्यवस्था में एक राजनीतिक दल को प्रधानता की स्थिति प्राप्त होना। अब भारत में ये अपवाद क्यों रहा है, क्योंकि भारत में लंबे समय तक 1947 से 1966 तक स्थिति ये थी कि कांग्रेस को न केवल केंद्र में अधिकांश राज्यों के स्तर पर प्रधानता प्राप्त थी, यानी एक लंबे समय से एक राजनीतिक दल को प्रधानता की स्थिति प्राप्त थी भारत के इस राजनीति में, इस लोकतंत्र में। आई बात समझ में? 47 से लगभग 66 तक। फिर आप देखते हैं कि 71 से 76 तक, फिर 1980 से 88 तक केंद्र और अधिकांश राज्यों में यही स्थिति पुनः प्राप्त कर ली। इस प्रकार भारत के संवैधानिक इतिहास में एक दल की सरकार एक सामान्य स्थिति के रूप में मिलीजुली सरकारें अपवाद स्वरूप रही है। लेकिन इसके बाद केंद्रीय स्तर पर और अधिकांश राज्यों के स्तर पर मिलीजुली सरकार एक सामान्य सी बात होगी। ये जो दौर निकाल भी दें अपन 1966 तक का, फिर उसके बाद में 71, 76 का, 80 से 88 का ये जो काल निकाल दें तो अपन को दिखाई देता है कि केंद्र और राज्य स्तर पर अब स्थिति मिलीजुली सरकारों की स्थिति बन गई थी। भारतीय राजनीति में कांग्रेस को जो स्थिति प्रधानता की प्राप्त थी वह बिल्कुल समाप्त हो गई है, बिल्कुल समाप्त हो गई और अपने इतिहास में सबसे निम्न स्तर पर ये पार्टी पहुंच गई है। कोई एक राजनीतिक दल कांग्रेस के पतन से उत्पन्न शून्य को लगभग नहीं भर पाया था, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में अपन देखते हैं कि लगभग 3 दशक के बाद लोकसभा में किसी एक राजनीतिक दल को अर्थात भाजपा को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ है। लोग कह रहे थे, राजनीतिक विचारक ये कहते थे कि अब भारत में शायद ही कभी किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत मिल पाएगा, जो कांग्रेस के दौर में हुआ करता था, कांग्रेस के ज़माने में हुआ करता था। अब ऐसा संभव नहीं रहा कि किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत आकर सरकार का गठन करेगा, ऐसा एक सपना ही रह जाएगा। लेकिन भारतीय जनमत ने पुनः एक बार भाजपा को स्पष्ट बहुमत प्रदान करके 2014-2019 के चुनाव में स्पष्ट बहुमत प्रदान करके सरकार का गठन किया। ठीक है, तो कह सकते हैं कि भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राज्य एनडीए को अद्भुत सफलता प्राप्त हुई और भाजपा ने विजय हासिल करके लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया 2014 यानी 16वीं और 17वीं दोनों लोकसभा में। ठीक है, तो इसके साथ ही देश में एक राजनीतिक दल की सरकार का दौर पुनः प्रारंभ हो गया। अब हम देखते हैं कि भारत में जो मिलीजुली सरकारें हैं, इनका जो अध्ययन करते हैं वो पहले 2 स्तर पर, मतलब इनको 2 भागों में विभाजित करके करते हैं। एक है राज्यों के स्तर पर मिलीजुली सरकार है, दूसरा है केंद्र के स्तर पर मिलीजुली सरकार है। ठीक है, अब जो राज्य स्तर की हैं, फिर अपन देखेंगे केंद्र में किस प्रकार की मिलीजुली सरकारें रही, एक एक अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अपन राज्यों की मिलीजुली सरकार है, यानी राज्य में सबसे पहले शुरुआत किस प्रकार कहाँ से और क्या क्या हुआ देखते हैं, समझते हैं। देखिए,
चौथे आम चुनाव फरवरी 1967। फरवरी 1967 के आम चुनाव में पूर्व राज्यों के स्तर पर मिलीजुली सरकार है। मतलब आम चुनाव से पूर्व, एक बार पुनः स्पष्ट करता हूँ कि चौथे आम चुनाव 1967 के पूर्व राज्यों के स्तर पर जो मिलीजुली सरकारें थी, यानी इससे पहले किस किस राज्यों में मिलीजुली सरकार बनी, तो देखिए केरल इस दृष्टि से भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा अपवाद रहा है। 1967 के पूर्व भी केरल में कांग्रेस में, मतलब आप देखेंगे 1967 के पूर्व भी कांग्रेस केरल में कभी भी स्पष्ट बहुमत नहीं कर पाई। आप देखते हैं कि आज़ादी के तुरंत बाद और प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस जबरदस्त तरीके से केंद्र और राज्यों पर सत्ता काबिज होती है, लेकिन 1967 से पूर्व की बात करें तो भी कांग्रेस अब केरल में स्पष्ट बहुमत कभी हासिल नहीं कर पाई। परिणाम केंद्र में, मतलब केरल में मिलीजुली सरकार का गठन हुआ। देखिए हम पढ़ रहे हैं राज्यों के स्तर पर मिलीजुली सरकारें, तो सबसे पहले जहां गठन हुआ है वो है केरल राज्य। तो कहते हैं कि केरल में जो सबसे पहले भारत में जो सरकारें मिलीजुली सरकारों का दौर प्रारंभ हुआ वो केरल से माना जाता है। ठीक है, तो मान सकते हैं कि कांग्रेस को केरल में कभी भी स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो पाया। परिणाम स्वरूप केरल में मिलीजुली सरकार का गठन हुआ, लेकिन अपार स्थिति थी। केरल के प्रश्न में एक तथ्य यह है कि केरल के कांग्रेस नेतृत्व और कांग्रेस हाईकमान द्वारा केरल की मिलीजुली सरकारों या केरल की साम्यवादी सरकारों को गिराने की निरंतर चेष्टा की गई और ये मिलीजुली सरकारें राजनीतिक अस्तित्व के कारण ही बनी। आई बात समझ में? केंद्र के द्वारा, केंद्र में जो पार्टी आला कमान है उसके हस्तक्षेप की वजह से ये सब कुछ राजनीतिक अस्तित्व का कारण बनी। फिर ये तो चौथे आम चुनाव जो भारत की राजनीति में एक प्रकार से राज्यों के स्तर पर गैर कांग्रेसी दलों का उद्भव माना जाता है। तो इससे कि पहले कि हमने देखा केरल का मैटर, अब देखते हैं कि इस चौथे आम चुनाव के बाद अलग अलग राज्यों में जो मिलीजुली सरकार जो गठित होती हैं उसमें देखते हैं कि भारत में राज्य स्तर पर मिलीजुली सरकारों का काल चौथे आम चुनाव के बाद से प्रारंभ होता है। चौथे आम चुनाव के पूर्व केंद्रीय स्तर पर और अधिकांश राज्यों के स्तर पर कांग्रेस का सत्ता पर एकाधिकार प्राप्त था, लेकिन एक विशेष बात यह थी कि कांग्रेस विरोधी मत विभिन्न विपक्षी दलों में विभाजित हो जाते हैं। कांग्रेस विरोधी मत हैं वो विभिन्न विपक्षी दलों में विभाजित हो जाते हैं। लगभग 45% मतों के आधार पर कांग्रेस भारी बहुमत प्राप्त कर लेती थी, लेकिन 1962 में चीन के हाथों भारत की पराजय, निरंतर बढ़ती हुई महंगाई और पंडित नेहरू के बाद कांग्रेस का प्रभावशाली नेतृत्व का अभाव आदि कारणों से कांग्रेस अपना जनाधार खोती रही, उसके जनसमर्थन में कमी आती रही। इन परिस्थितियों में डॉक्टर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद अर्थात कांग्रेस विरोधी संयुक्त मोर्चे की नीति का प्रतिपादन करते हुए कांग्रेस विरोधी दलों को एक दूसरे के समीप लाने का प्रारंभ किया और काफ़ी हद तक इसमें डॉक्टर लोहिया को सफलता भी मिली। नेहरू के जाने के बाद में लोहिया, जयप्रकाश जैसे व्यक्ति इन्होंने गैर कांग्रेसी वाद को आगे बढ़ाया और विभिन्न जो राजनीतिक दल थे उनको एक मंच पर लाने का काम किया। ठीक है, EPW डी कोस्टा के शब्दों में कहा जाए तो चौथे आम चुनाव में भारतीय जनता द्वारा मतदान के आधार पर क्रांति लाने का कार्य किया। लोकसभा में कांग्रेस की सदस्य संख्या 361 से घटकर 281 रह गई। भारतीय संघ के 17 में से लगभग आधे राज्यों की स्थिति यह बनी कि कांग्रेस को बहुमत प्राप्त नहीं था या कांग्रेस को क्षीण बहुमत प्राप्त था, बहुत कम था, जो कुछ सदस्यों के दल बदल के कारण समाप्त हो गया था वो भी। इन राज्यों में संयुक्त विधायक दल की सरकारें अर्थात मिलीजुली सरकारें बनी। 1967 में के काल में देखें तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल, पंजाब में मिलीजुली सरकारों का गठन हुआ। इस काल में आप देखते हैं, ठीक है। अब देखिए 1967 के काल में उसके बाद जो मिलीजुली सरकार का जो गठन हुआ, तब इन सरकारों का गठन सरकार में भागीदारी दलों के मध्य विचार को समानता के आधार पर नहीं वरन कांग्रेस विरोधी के नाम पर और एकमात्र उद्देश्य सत्ता प्राप्ति करने के लिए किया गया गठबंधन था। परिणाम स्वरूप इन सरकारों ने राजनीतिक अस्तित्व और दिशाहीन शासन के अतिरिक्त कुछ नहीं दिया। इस प्रसंग में कुछ राज्य सरकारें अवश्य अपवाद रही। ये अपवाद थी कि केरल में 1980 और 2000 के काल में गठित सरकारें, पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चा सरकार, उड़ीसा की स्वतंत्र पार्टी और जन कांग्रेस सरकार
आदि इत्यादि हैं जिन्होंने कुछ थोड़ा सा अच्छा किया। इन सरकारों को भी तुलनात्मक दृष्टि से सफल सरकार कह सकते हैं। बंगाल केरल का उदाहरण इस दृष्टि से अपवाद है क्योंकि इन राज्यों में एक दलीय सरकार तो थी नहीं, लेकिन इन राज्यों में एक मतलब दलीय गठबंधन की सरकार थी जिसका गठन चुनाव पूर्व हुआ, जिसके भागीदारों में वैचारिक साम्य की स्थिति भी अधिकांश अंशों में थी। इस दृष्टि से एक दलीय सरकार के संघर्ष हो जाती है। निष्कर्ष रूप से यही कहना होगा कि मिलीजुली सरकारें उद्देश्यपूर्ण सक्षम शासन राजनीतिक स्थायित्व नहीं दे पाई। जनता में मिलीजुली सरकारों के संबंध में यही अनुभव किया गया। 1967 के राज्य स्तर पर मिलीजुली सरकारों का दौर के बाद 1971 के लोकसभा चुनावों, 1972 के विधानसभा चुनावों पुनः एक दल सत्ता कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत और कुछ राज्यों में 2/3 से अधिक बहुमत प्रदान किया। यद्यपि ये सरकारें भी अपने कामकाज को कर ही नहीं उतरी पाई। ठीक है, तो इसको हम देख रहे हैं कि काफ़ी कुछ सरकारों में ये मिलीजुली सरकार का दौर चल रहा है। और वर्तमान में आप देखेंगे तो आप देखते हैं कि नवंबर दिसंबर 2013 में दिल्ली में हुए। इस प्रकार से 2005 बिहार वालों देखें, पंजाब में देखें, जो आप देखते हैं कि उत्तराखंड, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, काफ़ी कुछ राज्यों में हमें कुछ मिलीजुली सरकारों का स्वरूप दिखाई दे रहा है। आज हम देखेंगे तो मणिपुर का देखो आप, त्रिपुरा और गोवा, बिहार है, ऐसे कुछ काफ़ी राज्य हैं जहाँ पर मिलीजुली सरकारों के स्वरूप दिखाई देते हैं।